वो हद से भी ज्यादा सतर्क था। उसकी आंखें चारों ओर के इलाके को खंगाल रही थी, जिससे वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले ही तैयार था। ऐसा लगा कि वह औरत गायब हो चुकी थी या जा चुकी थी। कितनी राहत की बात है, आखिरकार उसने उसे भगा दिया। वैसे भी वह इंसान थी और आसपास कहीं रहती थी और अपने घर जा चुकी थी। वह बेकार में इतना डर गया था। उसे अपनी मूर्खता पर तरस आया। वह उससे पूछ सकता था कि वह कहाँ रहती है। उसके थरथराते पैर अब थोड़ा स्थिर हो रहे थे। 2 मिनट में वो कॉटेज के बरामदे तक जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। एक ही छलांग में उसने सारी सीढ़ियां पार कर ली। कुछ तेज कदम और बढ़ाकर उसने बरामदा पार किया और दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपना बैग नीचे गिराया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। शायद सभी गहरी नींद में होंगे। उसने जोर से ठक ठक की, इस बार दोनों मुट्ठियों से। कॉटेज के भीतर सब कुछ पूरी तरह शांत लगा। एक बार फिर नंदी के भीतर भय रेंगने लगा। कोई ना कोई गंभीर चूक हुई है। और तब उसने असामान्य रूप से बड़ा ताला दरवाजे पर लटका देखा। हैरानी से उसने उस ताले को देखा। यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है। उसने अपना बैग उठाया, वापस मेन बिल्डिंग जाने के लिए मुड़ा और फिर डर से कांप उठा। वह उसके पीछे खड़ी थी। सीढ़ियों के नीचे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, लेकिन उसके बाल लहरा रहे थे। उसकी भेद देने वाली नजरें बिना झपके उस पर टिकी थी। एक आकर्षित करने वाली मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। वह वहीं हक्का बक्का खड़ा था, मुंह खुला का खुला, और उसका दिल फिर से रफ्तार पकड़ चुका था। वे आंखें थी या बस 2 बड़े सुराख जिनसे भयावह ऊर्जा निकल रही थी। वैसे तो यह बात उसके दिमाग के एक कोने में थी, लेकिन सच्चाई अब उसकी समझ में आई। वह इंसान नहीं थी, भटकने वाली भूत थी। लेकिन वह उसके पीछे क्यों पड़ी थी। उसे अपने पेट में एक सख्त तकलीफ देह गांठ महसूस हुई और फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसे चीर डाला, उसके सीने पर वार कर दिया। वह उसके साथ क्या कर रही है। हे भगवान, ऐसा लगा जैसे उसकी इस चीख ने उस महिला पर ऐसे वार किया जैसे कोई हथियार चला और वह लड़खड़ा गई। हंसी उड़ाने वाली उसकी मुस्कान अब क्रोध में बदल गई। उसका रंग रूप विकृत हो गया, सुंदरता कुरूपता में बदल गई। यह सबसे विचित्र, सबसे डरावनी तस्वीर थी। अपने बची खुची शक्ति को इकट्ठा करते और दुखते सीने को थामे वह बरामदे के दूसरी तरफ भागा। वहां से नीचे कूदा, उबड़ खाबड़ जमीन पर गिरा, लड़खड़ाया, सीधा हुआ और फिर लंबे लंबे तेज कदमों से मेन बिल्डिंग की ओर भागा। इस दौरान उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वह उसका पीछा कर भी रही है या नहीं। आखिरकार उसकी जान में जान आई जब उसे थोड़ी और रोशनी दिखाई पड़ी। सीढ़ियों के सबसे ऊपर कोई हाथ में एक लालटेन लिए खड़ा था, जो उसे बेतहाशा भागते देख रहा था। इससे पहले कि हाँफता हुआ नंदी कुछ बोलता, उस आदमी ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? ठहरो, आगे मत बढ़ो। नंदी ने उसकी बात मान ली। उस आदमी को नाराज करना ठीक नहीं था। उस डरावनी महिला के साथ उसे रात नहीं बितानी थी। वह सावधान की मुद्रा में एकदम स्थिर खड़ा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। कौन हो तुम? इतनी रात गए दरवाजा क्यों पीट रहे थे और यह हंगामा क्यों खड़ा कर रखा है? मैं प्रिंसिपल का भाई हूँ। मुझे आने में देरी हो गई। वह बस जिससे मैं आ रहा था वह खराब हो गई। नंदी का गला सूख रहा था। मुश्किल से गला तर किया। और तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, झरकू। उसकी आवाज रूखी और कठोर थी। फिर अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए उसने पूछा, आप नरेंद्र साहब हैं? हमारे साहब तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कितनी चिंता हो रही थी उन्हें। ओह, आखिरकार। नंदी मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उस भूत से आमना सामना होने के बाद वह अब भी सदमे में था। मेरी बस खराब हो गई। मुझे सेना के एक ट्रक में लिफ्ट मिली और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा। उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए उसने अपना लालटेन ऊपर उठाया। साहब का भाई, लेकिन यह इतना घबराया हुआ क्यों है और पसीने पसीने है? नंदी एक दोस्ताना चेहरा देख पा रहा था जो अचानक गंभीर हो गया। मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन झरकू उसे नहीं देख रहा था। उसके पीछे कुछ था जिस पर उसकी आंखें टिकी थी। स्वाभाविक रूप से नंदी पीछे देखने के लिए मुड़ा। वही सफेद साया अब चल रहा था। नहीं, चल नहीं रहा था, तैरता हुआ उनसे दूर उस कॉटेज की ओर जा रहा था। उसने वापस झरकू को देखा और गौर किया कि उसके हाथ में बड़ी सी लाठी थी
जो इस्तेमाल के लिए ऊपर उठी हुई थी। इतने साधारण से हथियार को देखकर भी नंदी को जितना सुकून मिला, उतनी ही राहत उस चौकीदार की मौजूदगी से मिल रही थी। वो झरकू की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा ताकि किसी इंसान के करीब आ सके। आपके साथ कोई है? झरकू ने हैरानी से पूछा। उस औरत की तरफ मत देखो। औरत? लेकिन साहब आप तो कुंवारे हैं। वह साफ तौर पर गुस्से में लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, आदमी नहीं है वह भूत। डर से झरकू की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी लालटेन को ऊपर उठाया, वह चली गई। उसने फुसफुसाकर कहा। दोनों काफी देर तक खामोश रहे, जिसे केवल उसकी सांसों की आवाज तोड़ रही थी। झरकू ने अपनी लालटेन को नीचे किया और गहरी सांस छोड़ी। आधी रात को और हो भी कौन सकता है। फिर उसने अपनी लालटेन को नंदी के चेहरे के बराबर किया। उसे गौर से देखा, संदेह के साथ, घबराहट के साथ। मैं नहीं जानता, लेकिन नीचे से ही उस प्रवेश द्वार, उस गेट से ही मेरा पीछा कर रही थी। हरे राम हरे राम हरे राम, जय हनुमान जय हनुमान। झरकू जोर जोर से जपने लगा। मुझे अंदर जाने दो, मैं डरा और थका हुआ हूँ। नंदी की आवाज में हताशा थी। झरकू को अब उस पर शक होने लगा था। आप यहीं ठहरिए, मैं साहब से बात करके उनकी इजाजत लेकर आता हूँ। मैं किसी को भी घर में जाने नहीं दे सकता, वह भी इस समय। नंदी ने ऐतराज किया। मैं उनका भाई हूँ, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी रात गए नहीं, झरकू ने सख्त लहजे में कहा और जाने के लिए मुड़ गया। नंदी झटपट उसके पीछे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन झरकू ने उसे रोक दिया। यह लालटेन मेरे पास छोड़ दो, मुझे अंधेरे में डर लगता है, और तुम्हारी लाठी भी। मेहरबानी करके नंदी गिड़गिड़ाया। एक पल के लिए झरकू ने सोचा, हिचकिचाया, और आखिर में लालटेन नंदी को पकड़ा दी। उसने अपनी लाठी अपने पास ही रखी। उसे किसी बाहरी व्यक्ति पर अभी विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर उसके बाद जो उसने देखा था वो इंसान से ज्यादा किसी भूत के जैसे दिख रही थी। फिर उसने तुरंत अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला, दरवाजे को खोला और बिल्डिंग के भीतर ओझल होने से पहले उसे बंद कर दिया। नंदी ने दरवाजे को अंदर से बंद किए जाने की आवाज सुनी। झरकू अब अपने मालिक को यह बताने के लिए गया कि एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा है, जो खुद को उनका भाई बता रहा है। तब तक नंदी की हालत घबराहट से बिगड़ती जा रही थी। वह भूत उसके पीछे क्यों पड़ी थी? वह उससे क्या चाहती थी? हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। बस एक बार इस भयानक रूह को मुझसे दूर रखिए। उसने केरोसिन वाले लालटेन को उस दिशा में उठाया जहां वह भूत आखिरी बार दिखी थी। उसे लगा कि आग की तेज आंच उसे दूर भगाएगी, लेकिन उसने उस दिशा में एक बार फिर नहीं देखा। वो कांपते पैरों पर किसी तरह खड़ा दरवाजे की ओर मुंह किए इंतजार करता रहा और अपनी थरथराती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी आप जब भगवान हनुमान का नाम लेते हैं तब भूत और पिचास करीब नहीं आते हैं। इस चौकीदार को आने में इतने घंटे क्यों लग रहे हैं? या वह आएगा भी या नहीं? उस महिला भूत ने इस आदमी को परेशान क्यों नहीं किया? वह तो पूरी तरह बाहर ही रहता है ना? या फिर वह भी एक भूत था? अगर यह भूतों की हवेली हुई तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, या फिर वह पहले ही मर चुका है, भूत बन चुका है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय गुण सागर। दरवाजा अचानक खुला तो सामने भैया मुस्कुराते हुए नजर आए। इधर नंदी खुशी के आंसू रोता हुआ अपने भाई की बाहों में झूल गया, और उधर झरकू ने उसके हाथ से लालटेन संभाली। उसके भाई ने उसे डांटा, तुम भी ना नंदी, मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा पहले वाली बस पकड़ना, लेकिन तुमने तो वही किया जो। बोलते बोलते नंदी के भैया बीच में रुक गए। ये नंदी को क्या हो गया है? यह कांप क्यों रहा है और बच्चे की तरह क्यों रो रहा है? झरकू उन दोनों के पीछे अपनी केरोसिन की लालटेन उठाई और हाथ में सुरक्षा के लिए लाठी तैयार किए सतर्क खड़ा था। भगवान के मंत्र का धीमे धीमे जाप करता वह रात के शून्य में झांक रहा था, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि जिस भूत को उसने अभी अभी देखा था उस पर इनमें से किसी का भी असर होगा।